नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम का जो 75 क्वेश्चन का मॉडल सेट होता है, निमी ने डीजीटी द्वारा ऑफिशियल जारी सिलेबस के आधार पर भारत स्किल वेबसाइट पर आपको 3 सेट उपलब्ध करवाए थे। हमने आपको तरीका बताया था कि कैसे डाउनलोड करके उनको पढ़ना है, इसका मैंने वीडियो बनाया था। एक सेट हमने आपको हल करवाया था 75 क्वेश्चन का, जिसमें ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन क्वेश्चंस को शामिल किया और कहा कि बाकी दोनों सेट आप पढ़ लीजिए। लेकिन उस वीडियो के नीचे आप बच्चों के इतने कमेंट्स आए कि बाकी के दोनों सेट भी आप करवा दीजिए, तो हम आपको वो दूसरा सेट भी आज करवा रहे हैं और तीसरा सेट भी समय निकाल कर ज़रूर करवाएंगे। वैसे ही रिस्पॉन्स की उम्मीद इस वीडियो पर है जैसी आपने पहले पर दी थी, यानी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तीनों काम आप करेंगे। उस वीडियो पे भी लाइक्स तो आपने ठीक दिए, लेकिन उस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाया नहीं है, तो जो बच्चे नहीं देख पाए अभी, उन तक आप उन दोनों वीडियोज़ को पहुंचाने का काम कीजिए। वैसे आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर है ना 75, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको क्लासेज के माध्यम से पहले करवा चुके हैं। चीज़ें तो वही है, ठीक है ना। तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सब क्लासेज को अटेंड कर लीजिए। थ्योरी में 100% नंबर की हम आपको गारंटी देते हैं। थ्योरी क्या, इसमें सीबीटी एग्ज़ाम में 75 में से 75 क्वेश्चन आप हमारी क्लास से कर पाएंगे। समय निकाल कर बस देख लो। इस वीडियो को अभी से कर दो लाइक। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे अभी बिना वीडियोस देख रहे हैं, बस चैनल सब्सक्राइब नहीं है। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें भी थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। स्पीड से चलेंगे, पहले ही बताया था, बड़ी स्पीड से इसलिए करेंगे क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो हम आपको पहले करवा चुके हैं। पिछले पेपर में जब मैंने करवाया तो क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन भी दिखाए थे, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि जूम करके रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन जो है ना वो ज़रूर दिखे। एक्चुअल में क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, आंसर भी हम आपको बताएंगे, तो क्वेश्चन क्लियरली दिखना आपके लिए सख्त ज़रूरी है। तो क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो आप उसका आंसर तो अच्छे से ढूंढ ही लेंगे। हमारा टारगेट है आप तक क्वेश्चन पहुँचाना, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे और इस मॉडल पेपर में से तो पूरे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारे एंड्रॉइड ऐप पर आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप उन फ्री वाले टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। बस ऐप डाउनलोड करो। सवाल देखो, अंडरग्राउंड केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या है। देखो भाई, अंडरग्राउंड केबल में जो भाग होते हैं ना, उनको हम लोग शॉर्ट में सिम्बास लिखते हैं। आपको याद होगा, कोर, इंसुलेशन, मेटालिक सीथ, बेडिंग, आर्मर्ड और सर्विंग। तो देखो, बेडिंग जो है ना, ये मेटालिक सीथ और आर्मर्ड के बीच में होती है। मेटालिक सीथ होती है शीशा, शीशा होता है मुलायम। आर्मर्ड होती है जीआई की, ये होती है हार्ड। तो आर्मर्ड शीशे के ऊपर बैठ ना जाए, इसलिए इस मेटालिक सीथ की प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, बीच में बेडिंग लगाई। बस इसका इतना सा काम है। क्या काम है इसका, क्या काम है इसका, ये रहा, प्रोटेक्ट द मेटालिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन। मेटालिक सीथ को लीकेज से, क्षरण से बचाना। कोरोजन का मतलब है क्षरण, उस पर किसी तरह का कोई जंग वगैरह ना लग जाए। ठीक है श्रीमान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, ये काम है सर्विंग का। केबल को नमी से बचाना, ये काम है मेटालिक सीथ का। केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ये काम है आर्मर्ड का। केबल के ये जो भाग है सिम्बास, इन सब के काम आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो। मैं आपको बता दूं, सेकंड ईयर में जैसे आप पास कर लेंगे तो ये चीज़ें कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत आती है। जैसे ही आप सेकंड ईयर पास करोगे तो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है ना, वहाँ बड़े सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा देखो, जैसी टाइपिंग है वैसा ही लाऊं, लेटर बोर्ड है नहीं, क्योंकि जैसा सेट आपको निमी ने प्रोवाइड करवाया, हम चाहते हैं कि वैसा ही सेट आपको दिखाएँ। तो थोड़ा सा क्लियरिटी का इशू हल्का फुल्का हो सकता है, प्लीज़ मैनेज इट। आ जाओ सवाल पर। अंडरग्राउंड केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। दरअसल सवाल उल्टा है। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। सवाल पूछ रहा है अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। माय डियर, हम उसे लूप टेस्ट बोलते हैं। लूप टेस्ट भी 2-3 तरह के होते हैं। कौन से, आपको भी याद होगा शायद, मुर्रे लूप टेस्ट, वार्ले लूप टेस्ट, ब्लेवियर लूप टेस्ट, एक और होता है फिशर लूप टेस्ट बोलते हैं। वैसे 4 तरह के टेस्ट होते हैं, है ना। ए ऑप्शन आएगा, लूप टेस्ट है। देखो, ग्राउलर टेस्ट जो होते हैं ना, ये वाइंडिंग, आर्मेचर और उनके रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए होते हैं। चलो ये वाला सवाल देखो, अभी तो समझाया इसको, एक दिन पहले जो क्लास दी थी। देखो, अगर आप हमारे साथ
पिछली क्लासेज से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको भी यकीन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, 20 क्लासेज दी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सारे के सारे क्वेश्चन को पूरी गहराई से बताया है, एक एक क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाएगा। आइए सवाल पर, वो कहता है कि एक चालक पर 7/1.4 लिखा हुआ है, तो ये 1.4 क्या दर्शाता है? देखो कितनी बार बता चुके हैं, शायद याद ही होगा। ये संख्या होती है अंश, ये संख्या होती है हर। अंश बताता है तारों की संख्या यानी कितने तार हैं, और हर बताता है तार का साइज। साइज होता है दो तरीके से, या तो होगा व्यास जो mm में होगा जैसा कि पॉइंटों में लिखा हुआ होगा, और या होगा गेज जो कि SWG में होगा। गेज होता है सीधी संख्या, जैसे 20/22 मतलब 7/22 लिखा हुआ होता। तो ये क्या दर्शा रहा है आपको अब? 1.4 प्रत्येक तार का व्यास, चालक का व्यास। ठीक है श्रीमान, तारों की संख्या दर्शा रहा है पहले वाला। तारों का गेज बता रहा होता अगर मोटे नंबर होते तब। एल्यूमिनियम की चालकता का मान कितना है? थोड़ा थोड़ा जल्दी चल लेते हैं। एल्यूमिनियम की चालकता वाला सीधा क्वेश्चन करवाया हुआ है, 35 महो है। अगर कॉपर का पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना 56 महो प्रति मीटर है। ठीक है, दोनों याद रख लेना प्लीज़। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे यार, बिना लाइक किए नहीं देखना है। अगला सवाल देखो, केबल की जो रेटिंग फैक्टर है उसके अपन कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन लगाते हैं तो उसका रेटिंग फैक्टर का मान कितना होगा? देखो सुरक्षा युक्तियाँ होती है दो, एक को बोलते हैं कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, एक को बोलते हैं क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। इनमें से मैंने बताया था 4 सवाल बनते हैं। कौन सी युक्ति कोर एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में आती है? रेटिंग फैक्टर उसका कितना है? अगर केबल 20 एम्पियर की है और कोर्स एक्सेस है तो वो कितना करंट सहन करेगी? ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कोर्स एक्सेस में आता है हमारा रिवायरेबल फ्यूज, जैसे किटकेट फ्यूज आते हैं ना वो वाले। इस केबल का रेटिंग फैक्टर होता है 0.81। ठीक है ना, जैसे कोई केबल 10 एम्पियर धारा सहन कर सकती थी तो वास्तव में वो 8.1 एम्पियर रेटिंग की केबल ही बनेगी। तो इसका आंसर जो आपका है वो सी हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे क्लोज एक्सेस वाला भी आएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस पर चर्चा ना करूँ। क्लोज एक्सेस वाला आएगा तब आपको मैं उसका पूरा विस्तार वहाँ करवा दूंगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल चालक का तार कैसा होता है? आपने कभी नाम सुना हो तो 3.5 कोर नाम से एक हमारी केबल होती है। तो है क्या इसमें? 3 कोर जो होती है वो फेज के लिए काम में लेते हैं, और ये जो आधे साइज वाली कोर होती है ये किसके लिए लेते हैं? न्यूट्रल के लिए। वास्तव में तो टोटल इसमें 4 कोर ही हुई ना, तो जो चौथी कोर न्यूट्रल के लिए थी वो वास्तव में तीनों की वास्तव में कितनी थी? आधी। तो इसका साइज हाफ ऑफ द फेज कंडक्टर, फेज चालक के आधे के बराबर होता है। ठीक है श्री, समझ में आ रहा है बच्चों? मैं कैसे मानूं कि आपको समझ में आ रहा है? आप लाइक वाला बटन दबा देना। जितने बच्चे लाइक करेंगे मैं समझ लूँगा कि इतने बच्चों को क्लास पसंद आ गई थी, इतने बच्चों को समझ में आ गया था। इस औजार का नाम क्या है? देखो भाई, ये है क्रिम्पिंग टूल। लग करने के काम आता है। केबल जो होती है ना उसके आगे के हिस्से पर हम लग डाल करके ऐसे टाइट कर देते हैं। ठीक है ना, क्रिम्पिंग टूल बोलते हैं इसे। वैसे देखो कटिंग प्लायर की अलग पहचान होती है। वायर स्ट्रिपर होता है केबल का इंसुलेशन छीलने के लिए, इलेक्ट्रिशियन चाकू के बाद इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिम्पिंग टूल उत्तर कर देना, देखते ही याद हो जाएगा। इनमें तो देखो याद ही रखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात है नहीं। अगला सवाल देखो, उच्च तन्यता के लिए ओवरहेड लाइन में कौन से जॉइंट का लगाते हैं हम या उपयोग करते हैं? देखो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए हम 3 तरह के जॉइंट लगा सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो तो है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। नंबर 2 पर जो आता है वो है ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट, इसको भी ले सकते हैं। इसका उपयोग या आंसर तब करना जब यूँ कहे ना कि ओवरहेड लाइन में तार की लंबाई बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तब ये वाला जॉइंट लगाते हैं। अब उसने लिखा है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वेस्टर्न यूनियन जॉइंट सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और तीसरा जो मैं बता रहा था वो है मेरिट जॉइंट, उसका भी उत्तर कभी कभी आ जाता है। अभी क्या करोगे? पश्चिमी संघ जॉइंट, शुद्ध हिंदी में आएगा पश्चिमी संघ संधि। जॉइंट को हिंदी में संधि बोलते हैं। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? माय डियर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम शॉर्ट में चार्ज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवेश। अब बताओ कौन होगा बच्चा जिसको आवेश की इकाई नहीं पता? बताओ भैया, नहीं पता थी क्या? गुलाम होगी। एक ज़रूर सुन लेना, जब जल्दी जल्दी चीज़ करवाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, क्वेश्चन में आंसर क्या है ये पहचान करना आपका जिम्मेदारी बनता है, ये ध्यान रखना। हम एक्स्ट्रा कितना बोलते हैं, आपको क्या समझा रहे हैं, इस पर आपको इसलिए ध्यान की वो चीज़ें याद रह जाए इसलिए एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन का आंसर पहले पकड़ लो, क्योंकि क्वेश्चन सेम आएगा।
आपके सीबीटी एग्जाम में चीज़ें सेम मिल जाएगी। सोल्डरिंग की इस विधि का नाम क्या है भाई, देखो नाम से पता लग रहा है गन की आकृति है ना, बस तो फिर ये सोल्डरिंग गन है। कौन सी है? सोल्डरिंग गन है, ठीक है, ये रहा, याद रह जाएगा, सोल्डरिंग गन है। सोल्डरिंग की सारी विधि है, अगर डायग्राम देख लोगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, डायग्राम से याद रह जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का। देखो इसका रेटिंग फैक्टर होता है 1.23। इसमें आते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर जितने भी हैं, जैसे MCB, ACB, OCB, वो सारे के सारे, और HRC फ्यूज भी इसी में आता है। 1.23 का मतलब क्या है, अगर केबल 10 एम्पियर रेटिंग वाली है ना, तो ये 12.3 एम्पियर तक आराम से सहन कर जाएगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, गलत मत कर देना, दोनों में से एक ही आएगा। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन 0.81, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन 1.23। माय डियर स्टूडेंट, चीज़ को पढ़ना याद करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे इनको याद कर सकते हैं। सवाल देखो, सोल्डरिंग की इस विधि का नाम क्या है? देखो भाई ये सोल्डरिंग आयरन है और स्टैंड के अंदर लगा रखी है, लेकिन गलती क्या है? गलती ये है कि इन्होंने तो उत्तर गलत दे रखा है, और ये साले क्या करते हैं, सॉरी, ये वही उत्तर सही मानते हैं जो निम्मी ने असाइनमेंट में दे रखा हो, हालांकि बुक में निम्मी ने कुछ भी दे रखा हो। तो वास्तव में इसका उत्तर तो किया हुआ है इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग, जबकि उत्तर गलत है। वास्तव में तो सोल्डरिंग आयरन वाला है, ये है, ठीक है ना, सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऑप्शन टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग दे रखा है, तो यही करना है। सुन लो दोबारा, अगर ये डायग्राम गन वाला सही है, जो सोल्डरिंग गन आई थी वो सही है, लेकिन ये देखो ये सोल्डरिंग आयरन ही तो है, ये उसका स्टैंड है, सोल्डरिंग आयरन करके स्टैंड में रख दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया, गन का दे रखा है, ब्लो लैंप दे रखा है, उसी पे ही जाएंगे। सवाल अगला देखो, तांबे के तीसरे कक्ष में, थर्ड सेल में कितने परमाणु होते हैं? देखो तांबे में टोटल होते हैं 29, फिर उनका वितरण होता है 2, 8, 18 और 1, तो तीसरे में कितने हुए? 18। एक और भी आता है, तांबे में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जो अंतिम कक्षा में होता है, वो 1 होगा, और इसका उत्तर कितना आएगा? 18, A3 आएगा, ठीक है। सवाल देखो, विद्युत की मात्रा का सूत्र क्या है? देखो अभी पूछा था विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत की मात्रा Q होता है, और Q बराबर होता है IT, ये रहा, करंट इनटू टाइम। Q बराबर IT करना है, मात्रा पूछ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन क्लियर होते जाने चाहिए। वैसे तो देखो भाई ये क्वेश्चन वो है जो हम आपको बार बार करवा चुके हैं, अभी केवल मैं इतना उद्देश्य मान रहा हूँ कि क्वेश्चन की रिवाइज हो जाए। चालकता की इकाई क्या है? महो है। ओम रेजिस्टेंस की इकाई है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, किसको याद नहीं होगा। डीसी परिपथ में शक्ति का फॉर्मूला क्या है? तो डीसी परिपथ में P बराबर V इंटू आई, है ना, करंट इंटू वोल्टेज, ये रहा। सिंगल फेज AC में VI कोस फाई, 3 फेज AC में √3 VI कोस फाई। और आगे सवाल पूछ रहा है कि गुंथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में फ़ायदा क्या है? वो कह रहा है कि जैसे ठोस चालक की बजाय हमारे पास पतले पतले लचीले चालक क्यों लेते हैं? लचीले चालक में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, वो लचीलापन होता है उसमें बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, मैकेनिकल, जल्दी से टूटता नहीं है वो। और अगला सवाल, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग? क्रिम्पिंग का फ़ायदा क्या है? क्रिम्पिंग टूल अभी लगा रहे थे ना, वो कह रहे हैं कि सीधा जॉइंट लगा देते हैं आप, क्रिम्पिंग टूल से चीज़ों को क्रिम्प क्यों करते हैं? देखो क्रिम्प करने से हम लूज नहीं रहते कनेक्शन, अवॉइड लूज कनेक्शन। क्रिम्पिंग हमेशा प्रॉपर करता है, कभी भी कोई भी लग, कोई भी थिम्बल उससे लूज नहीं रहता, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ायदा मिलता है। उत्पादन में किस प्रकार की जो हम केबल बिछाने की विधि का इस्तेमाल करते हैं? तो देखो उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो उत्तर आएगा B, रेक इन द एयर, यानी खुले में रेक लगा देते हैं। कंजस्टेड एरिया का जब सवाल आ जाए ना, तब ध्यान रखना डक्ट का करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली क्लास नंबर 9 थी शायद, उसमें यही तो करवाया है मैंने आपको, देखना जरूर, आपको मिल जाएगा। भूमिगत केबल में धात्विक कवच को शरण से कौन बचाता है? अब देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन वाइस वर्सा आ गए। अगर आपको बेडिंग का आंसर पता था पहले उस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी कर सकते हो। उसमें ये पूछा बेडिंग का काम क्या है, और यहाँ कह रहा है कि धात्विक कवच की रक्षा कौन करता है। अरे भाई उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के क्यों दे रहे हो? पर निम्मे का भरोसा नहीं है, वो आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को दे सकते हैं। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के जॉइंट होते हैं? देखो जेबी में साधारण जॉइंट होता है हमारा, जिसे प्लेन टेप जॉइंट बोलते हैं। प्लेन टेप जॉइंट कौन सा होता है? इधर से तार ये छील कर लाए, इधर से ये छील कर लाए, दोनों को लिया, मिला दिया, एक कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। ऐसे 2 तारे हैं, पकड़ करके दोनों को यूँ हाथ से जैसे ट्विस्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं प्लेन टेप जॉइंट। बस सीधा सिंपल जॉइंट होता है।
और अगला सवाल है डिप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है। डिप सोल्डरिंग विधि पीसीबी के लिए काम में लेते हैं। पीसीबी पर जब छोटे भागों की सोल्डरिंग करनी हो तब हम डिप सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है भाई, अगर चारों नाम पढ़ लोगे तो सबको पता है जर्मेनियम। आपको याद है तो बताना जर्मेनियम के अलावा वो कौन सा है जो अर्धचालक है। ठीक है, यूरेका चालक में आएगी, एबोनाइट आपका अर्धचालक में जाएगा, मैग्नीन भी चालक में जाएगा। जर्मेनियम के अलावा एक और अर्धचालक होता है, वो कौन सा है। माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है, ये अभी करवाया था जो वायरमैन वालों को क्वेश्चन करवाया था उसमें। देखो ये 4 है, नीचे की तरफ एक पॉइंट और दे रखा है तो ये हो गया 4.5। ठीक है, ये थिम्बल पे 5 दिखा रहा होता है ना, इसको 0.01 माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट, अल्पतम मापांक कितना है 0.01, इससे गुणा करना होता है। तो ये आपका उत्तर क्या बनेगा, इसमें जोड़ देना होता है 4.55। इतना उत्तर है 4.55। क्लास में डिटेल से बताया हुआ है माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं, इस पर मैंने एक पूरी स्पेशल क्लास दी हुई है बच्चों को। कंडक्टर का साइज़ नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम कंडक्टर का साइज़ नापने के लिए SWG का इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। भारत में इसकी रेंज कितनी है 0 से 36। आपसे इसकी आकृति पूछी जा सकती है, वर्ताकार आकृति में होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना आपके लिए है बस सिंपल सा। विद्युत वाहक बल क्या है, तो EMF बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, यानी जो ड्रॉप हो रहा है ना उसको जोड़ दो, EMF आ जाएगा। सेल आपको नो लोड पे 2 वोल्ट दिखा रहा था, जैसे जो लोड जोड़ दिया 1.8 वोल्ट हो गया, तो वो कहाँ गया, पॉइंट तो ड्रॉप हो गया। कौन सा नियम कहता है बंद परिपथ में लगाया गया वोल्टेज सर्किट के वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। माय डियर, हम इसे शॉर्ट में KCL बोलते हैं, KVL बोलते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, और इसका नाम है किरचॉफ का सेकंड नियम। किरचॉफ के फर्स्ट नियम को KCL बोलते हैं, किरचॉफ का धारा नियम इसे प्रथम नियम कहा जाता है। और वो क्या कहता है, वो कहता है जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, यानी आने वाली धाराओं का योग वहाँ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। याद है कि नहीं, पूरी डिटेल से नहीं बोल सकते, पूरी डिटेल से अगर बोलेंगे तो भाई साहब 20 मिनट की क्लास में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन समझाइए। सवाल देखो, समांतर में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखो एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को ढूंढते हैं और ये मिलता नहीं है, तो इसको ये क्या करते हैं आजकल आपको कंफ्यूज करने के लिए लास्ट में उसको हल करके लिखते हैं। तो एक पहले लगा दिया उसने और फिर 1/R1 1/R2 लिखते हैं, वो वाला भी सही होता है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, डी बोले तो A4। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, वो वाला नहीं है जो दूसरा हम देखते हैं। ओपन प्रतिरोध पर ओम मीटर क्या दिखाएगा, किसी को क्या ही इश्यू होगा बताओ। ओपन पर ओम मीटर हमेशा क्या रीडिंग देगा, अनंत के आसपास रीडिंग देगा। अगर कोई भी खुला परिपथ है तो ओम मीटर की रीडिंग क्या आएगी बताओ, अनंत आती है कि नहीं। अब इसी क्वेश्चन को इन्होंने आगे फिर पूछ रखा है कि ओपन सर्किट पर प्रतिरोध का मान कितना होता है। एक ये वाला डायग्राम बार बार आ रहा है भाई, हमने भी बहुत बार करवाया। प्रतिरोध का आकार सबसे बड़ा है इसका, याद रखना, सबसे बड़ा आकार का जो प्रतिरोध है ना वो वायर बाउंड ही होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक प्रतिरोध का आकार जिसे हम भौतिक साइज बोलते हैं, वो भौतिक साइज उसकी हमेशा शक्ति को संकेत करता है। वायर बाउंड प्रतिरोध शक्ति में सबसे ज़्यादा होते हैं और 100 वाट तक के बन सकते हैं, जबकि बाकी सारे हमारे मिली वाट तक होते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक किस में है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में NTC। NTC होता है अर्धचालकों में अचालकों में, तो ये अचालक आपका अब्रक है ना। यूरेका में 0 होगा, मैग्नीन में 0 होगा, तांबे में PTC है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैग्नीन और यूरेका का प्रतिरोध ज़्यादा प्रभावित होता नहीं है, तांबे वाला वो है। ओम के नियम से संबंधित विद्युतीय राशियाँ कौन सी है, ओम ने किसके बीच में संबंध दर्शाया था, VIR के बीच में, करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस, है ना। क्या कहा था, बंद परिपथ में वोल्टेज और करंट का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, रेजिस्टिविटी माय डियर ओम मीटर में होती है। ठीक है, ओम मीटर आ जाए, ओम सेंटीमीटर आ जाए, माइक्रो ओम मीटर आ जाए, वो कोई बात नहीं। कर रहे हो ना, बहुत जल्दी तो नहीं चल रहा, चलने में क्या है, चीज़ें वही है जो बता चुका हूँ। अब ये देखो सीरीज परिपथ का उपयोग क्या है। अगर आप मेरी 20 टॉपिक वाइज प्लस 9 रिवीजन वाली, अब तक 9 हुई है पर आगे और होगी क्लासेज, अगर इन 30 क्लासेज को देख लेते हैं तो मैं कहता हूँ निम्मी कितने मॉडल पेपर बना दे, गारंटी देता हूँ थ्योरी का तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
समय निकाल कर पढ़ना थोड़ा सा। सीरीज़ का उपयोग इनमें से क्या है? वोल्टमीटर समांतर में लगता है, घरे की लाइटिंग समांतर में होती है, एमीटर में शंट समांतर में होता है, वोल्टमीटर में जो मल्टीप्लायर होता है ना वो सीरीज में होता है, रेंज बढ़ाने के लिए लगता है ना। एक्सप्लेन किया हुआ है, इस पर ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है परिपथ में ए बी को अगर शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा। देखो भाई, मान लीजिए ये 10 ओम का है, ये 100 ओम का है, ये 1000 ओम का है, लेकिन यहाँ कितना हो गया रेजिस्टेंस 0, तो समांतर में कुल प्रतिरोध न्यूनतम से भी न्यूनतम आता है, मतलब पूरा सर्किट ही शॉर्ट हो गया हमारा। और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, पूरे परिपथ का प्रतिरोध 0 हो जाएगा, जो मेन सप्लाई पर फ्यूज लगा हुआ था वो तुरंत उड़ जाएगा। क्या होगा, मेन परिपथ का फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन आया, हम इसे बोलते हैं ताप गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। जैसे पॉजिटिव टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, ओम मीटर आएगा। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही बात है। खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है, ये भी वापस आ गया। देखो खुले प्रतिरोध में कितना होता है, अनंत। अभी एक खुला रेजिस्टेंस दिखा करके उस पर ओम मीटर लगा के मेजर कर रहा था, अब आपसे सीधा पूछ रहा है क्या प्रॉब्लम थी। तो हो गई थ्योरी के 38 क्वेश्चन। बताओ इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन था क्या? सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे। अब मैथ शुरू हो गई। 0.456 को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दो भैया, 45.6% हो गया। ये लो ए ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। 0.01 का वर्ग क्या होगा, वर्ग का मतलब होता है उतनी ही बार गुणा और करना। 1 को 1 से करोगे तो इतना ही आएगा, 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के 0 लगेगा। ये रहा ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन नहीं सॉरी बी ऑप्शन में 0.0001, ठीक है, मतलब 4 अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। इनमें से किस धातु में प्रमुख रूप से लोहा होता है? लोहे की हमारी 2 धातुएं होती है। देखो एक को बोलते हैं फेरस मेटल और दूसरे को बोलते हैं नॉन फेरस मेटल, यानी लोहे और एलोए नाम की धातु होती है। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? वस्तु में निहित मात्रा का मतलब होता है, जैसे ये मान लो मार्कर है, इसको बनाने में कितना प्लास्टिक यूज हुआ वो इसका द्रव्यमान कहलाता है। वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, उसे कहीं भी ले जाओ, लेकिन भार जो होता है वो स्थान बदलने के साथ बदल सकता है। यानी 10 ग्राम वजन है तो इसका वजन 10 ग्राम तब है ना जब मेरे हाथ में है। पृथ्वी के केंद्र पर भार सदैव शून्य होता है। मैं नीचे रख दूंगा कोई भार नहीं है, भाई मेरे हाथ में ही नहीं है चीज़, लेकिन द्रव्यमान मेरे हाथ में तब भी ये 10 ग्राम से बनी हुई थी, वहाँ भी 10 ग्राम बनी हुई है। पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मतलब प्रति इकाई द्रव्यमान का वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान में जब आयतन का आप भाग देते हो तो इसे हम घनत्व बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? घनत्व या डेंसिटी। ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई ऊष्मा की ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होती है। पी ऑप्शन के साथ हमें यहाँ पर जाना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, याद आपको करना है, ठीक है जी। और थ्योरी कह रहा है कि पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। ये वाला जो प्रतीक आपको दिखा रखा है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत एक बार देखा हो तो ये प्रतीक आपका स्टील का होता है। स्टील की चीज़ें जब दर्शानी हो, पिछले में देखो पानी और लकड़ी का पूछा था, है ना। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ऐसे टुकड़ों में जो दिखा रखा है ये होता है आपका ग्लास, ये होता है कांच। कांच को अपन ऐसे ही दर्शाते हैं। और ये जो टुकड़े छोटे छोटे और टुकड़े दिखा रखे हैं ये होता है आपका ठोस, ठीक है ना। कंक्रीट वगैरह जब आपको दिखाना हो, ठोस सॉलिड चीज़ें जब आपको दिखानी हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार कितना होता है? ट्रिम मतलब छोटा कर, भाई ये तो स्टैंडर्ड ही है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसका उत्तर है C, 210 × 297। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, याद रख लेना। और IAS के अनुसार कौन सा ड्राइंग का आयाम सही है? ड्राइंग का आयाम दिखाने के लिए 2 बातें होती है, ध्यान रखना कि जब आप इसको मान लीजिए फ्रंट मान लीजिए, इसको साइड मान लीजिए, तो इनकी जब वैल्यू दिखाते हैं, डिस्टेंस दिखाते हैं, तो वो तो लाइन के ऊपर दिखानी है। साइड की वैल्यू जब भी दिखाते हैं तो वो लाइन के इस एंड पर दिखानी होती है। वैसे तो ये भी लाइन के लिए ऊपर ही कहलाता है। तो यही वाला आपका A1 वाला ऑप्शन ही सही होगा। इसको थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना। वैसे ये मॉडल पेपर हमने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आपको एक प्रिज्म दिखाया गया है, अगर ध्यान से देखोगे तो वर्ग बन रहा है।
तो सिंपल है, स्क्वायर प्रिज्म है, बस बी उत्तर कर देंगे। ट्राइंगल होगा तो ऊपर से त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा, रेक्टेंगल है तो आयत बनता हुआ नजर आएगा, हेक्सागोन है तो भैया 6 एंगल बने होंगे उसमें। क्रिया के, अच्छा अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो गया भाई। क्रिया के सही भविष्य के साथ कीजिएगा। भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य मतलब होता है आने वाला। वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद हम चिड़ियाघर जाएंगे तो विल गो आएगा। भविष्य के लिए जब भी कोई काम करते हैं तो विल बी या विल गो लगता है, डी उत्तर सही हो जाएगा। सही शब्द का इस्तेमाल करें, गुड फ्रेंड्स, तो दे आर गुड फ्रेंड्स होगा, यानी वो अच्छे मित्र है। A3 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील कार्य, यानी रनिंग में सिस्टम चल रहा है उसके लिए बताना है, तो द ट्रेन थ्रो द टनल, टनल में से ट्रेन गुजर रही है, इज पासिंग आ जाएगा। ठीक है, ट्रेन जो है वो टनल में से गुजर रही है, रिसेंटली बताना है तो इज पासिंग आएगा। और उचित इंटरोगेटिव विश्लेषण के साथ शब्द बताइए। आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो सिंपल सवाल है, वेयर से शुरू होगा, है ना। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। और इस उचित सर्वनाम के साथ बनाना है। आई मेड दिस केक, ये केक मैंने बनाया, माई सेल्फ आएगा भाई, मैंने, है ना, अपने आप बनाया, या माई सेल्फ यानी मेरे लिए बनाया। खुद का जब नाम आता हो आई के साथ, आई मी माई वही आते हैं, है ना। और यहाँ पर सर्वनाम दोबारा बनाना है। सी मेड दिस केक, उसने, तो सी है हर सेल्फ आएगा। ठीक है, इसमें हर सेल्फ आएगा। अगर ही मेड केक आ जाता तो फिर हिम सेल्फ करते, ही का हिम होगा, सी दिया हुआ है इसलिए हर सेल्फ आएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या कह रहा है, सी हैज़ हर्ट, फिर सी आ गया तो वापस हर सेल्फ आएगा। सी के लिए हर लगता है, हमेशा ध्यान रखो, सी हर हर, ही हिज हिम, ये आपको इसकी व्याख्या याद रखनी है। द लिटिल गर्ल्स आई रिवेल्ड हिज मिसचीफ, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो रहेगा वो है ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का मतलब किस तरह से बताऊं, डबल टाइप की होती है ना। हाँ, तो देखो कुछ आंसर ऐसे हैं जो आपको इसमें केवल याद ही रखने हैं भाई। ठीक है, माई हाउस इज़ द थर्ड फ्लोर, तीसरी मंजिल पर मेरा घर है, तो ऑन लगेगा। इन तीसरी मंजिल के अंदर तो नहीं बोल सकते ना, ऑन आएगा इसमें। ठीक है, प्रीपोजिशन बोलते हैं इनको वैसे। और यहाँ कह रहा है सही शब्द का इस्तेमाल करें। इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, फंक्शन में स्पीकर कौन है, स्पीकर मतलब मुख्य वक्ता कौन है, तो हु आएगा। हु यानी मुख्य वक्ता कौन है। और निम्न स्तर की भाषा कंप्यूटर में दो होती है, एक को बोलते हैं मशीनी भाषा, एक को बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मशीनी भाषा को लो लेवल प्रोग्रामिंग लेवल की भाषा ही बोलते हैं अपन। ठीक है, A3 ऑप्शन आ जाएगा। और पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं वो किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, उच्चारण जो होता है ना, तो उच्चारण जो होते हैं वो आपका किसको संकेत करते हैं। सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि पंक्चुएशन जो है वो किसको रेफ़र करेंगे, तो पंक्चुएशन से तो ध्वनि का साउंड निकलता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब उच्चारण कोई चीज़ करेंगे तो आवाज़ निकलेगी, सीधी सी बात है। और क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित को सार्थक वाक्यों को फिर से व्यवस्थित करें। ओके, एक लाइन दी है जिसको एडजस्ट करना है। देखो, टीचर स्कूल वर्कड सी ए एज, तो सिंपल आएगा सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वो एक स्कूल टीचर की भांति या की तरह कार्य करती है। बी ऑप्शन, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वो स्कूल टीचर की तरह कार्य कर रही है। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना, इसे बोलते हैं इनोटेशन, आवाज़ में उतार चढ़ाव। ठीक है ना, पिचिंग जो शब्द निकलते हैं वो एक शब्द अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं विस्मय, वो देखो वाव, क्या सच्ची। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं इसे, ऐसे वाला सिंबल लगता है इसमें। इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, हिंदी में विस्मयबोधक ही बोलते हैं, मतलब एक तरह से आश्चर्य वाली जो बात बताई जाती है ना किसी को भी, उसकी बात कर रहा है। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या बोल रहे हैं उनके साथ, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, हाय हेलो क्यों बोलेंगे यार, कोई दोस्त थोड़ी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है उनके बीच, औपचारिक कम्युनिकेशन। आंसर शब्द में मूक अक्षर कौन सा है, बोलकर देखो आंसर, डब्ल्यू का कहीं उच्चारण हुआ क्या, नहीं, तो डब्ल्यू जो है वो इसमें साइलेंट है, क्योंकि हम आंसर लिखते हैं, आंसवर नहीं बोलते। आंसवर वह कहीं भी नहीं आता, डब्ल्यू का कहीं कोई शब्द या उच्चारण नहीं होता।
चर्चा के शिष्टाचार में डज क्या है, यानी आपको चर्चाएं करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। भैया ध्यान रखना है हमें लिसन टू अदर्स, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनना है, अपना आपा खोएं, ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। प्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, मतलब उस चीज़ के बारे में जो हमारे से रिलेटेड ही नहीं है, क्यों अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, नहीं। चर्चा के शिष्टाचार में डोंट क्या है, यानी आपको क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, हमें अनावश्यक बहस नहीं करनी, हमें अनावश्यक बहस नहीं करनी, हमें वो डिबेट नहीं करनी है जिसकी आर्गुमेंट करना जिसकी ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं ये सबको पता है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। और कोऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ये जो साधारण हम 1 2 3 4 लिखते हैं ना, ये कोऑर्डिनल नंबर होते हैं। और ये हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होते हैं ना, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। फिर पूछ लिया इनमें से कोऑर्डिनल नंबर कौन सा है, 1 1 जो है ना ये कोऑर्डिनल नंबर है, 5th 8th 2nd ये सारे के सारे कौन से हैं, कोऑर्डिनल है। कौन सा विस्मय बोधक है, वापस आ गए ना, विस्मय बोधक की पहचान होगी क्वेश्चन के लास्ट में ये निशान लगा हुआ होगा, और ये रहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, वाह क्या सुंदर घर है, मतलब जिसमें तारीफ सरप्राइज जिसमें हो रहा हो ना, वो विस्मय बोधक कहलाता है। पैसिव वॉइस कौन सी है, एक बात बताऊँ, पैसिव और एक्टिव की पहचान है, जो पैसिव होगा ना उसमें बाय लगा हुआ होगा, एक्टिव में बाय नहीं होता है, वो एकदम प्रेजेंट की बात करता है हमेशा। राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास्ड बाय द राम, ये इसकी पैसिव वॉइस है। बाय शब्द लग गया वो पैसिव है, बाकी सब एक्टिव है। जैसे ये कह रहा है पहचान कीजिए इनमें से पैसिव कौन सी है, तो ये रहा, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, हमारे द्वारा उसका जन्मदिन मनाया गया। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, ऐसे आ जाता तो वो एक्टिव वॉइस है। चलो श्रीमान हो गए जी, इतने ही थे। बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप भी कर लो पहली बार जुड़े हैं तो, और प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही था, तीसरा मॉडल टेस्ट भी जल्दी आपको हल करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।